हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं बहुत 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 बढ़िया होंगे आप लोग और एक्साइटेड भी होंगे आपकी इस न्यू 12th स्टैंडर्ड की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत बढ़िया हूं और एक्साइटेड हूं आपकी इस न्यू जर्नी में आपकी एक छोटी सी हेल्प करने के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके सिलेबस का, अकाउंट्स के सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022। मतलब जिन लोगों का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है, यानी कि फरवरी या फिर मार्च 2022 में होने वाला है, उन लोगों के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर का कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अकाउंट्स लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो साइड में नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी दबा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस न्यू जर्नी को चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा लोग मुझे बताओ अपने चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले आप मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए मुझे। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट अगर आपको कोई चाहिए तो वो क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? तो सर जी, आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए कैपिटल। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच नहीं सकते। मतलब बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कैपिटल, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब किन किन फॉर्म में हम बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? आपने आपके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। सोल प्रोप्राइटर मतलब एकला चलो रे। एकला चलो रे मतलब एक ही बिजनेस पर्सन रहेगा, एक ही पर्सन रहेगा जो बिजनेस करेगा, एक ही पर्सन रहेगा जो बिजनेस करेगा। सारे डिसीजन बिजनेस के वही लेगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट सारा का सारा उसका, लॉस हुआ तो लॉस भी सबका सब उसका। तो ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है। मतलब एक ही पर्सन जो है बिजनेस का ओनर रहता है, बिजनेस में कैपिटल भी वही लाता है, बिजनेस के प्रॉफिट को भी वही मतलब वही लेके जाता है, और बिजनेस में कुछ लॉस हुआ तो वो भी उसी का लॉस होता है, ठीक है। फिर इसके आगे सेकंड स्टेप, सोल प्रोप्राइटर को अगर बिजनेस को एक्सपैंड करने का रहेगा तो उसके पास जो है कैपिटल है वो लिमिटेड होता है। सोल प्रोप्राइटर के पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड होता है। तो इसीलिए अगर उसको बिजनेस को एक्सपैंड करने का होगा तो वो क्या कर सकता है? वो अपने बिजनेस में बाकी के लोगों को इनवाइट कर सकता है और उनको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। यानी कि अगर उसको और कैपिटल की जरूरत है तो वो अपने 2-4 दोस्तों को बिजनेस में इनवाइट करेगा, उनको पार्टनरशिप ऑफर करेगा, और जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है उसे कन्वर्ट करेगा पार्टनरशिप फर्म में। मतलब दूसरा जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो इसमें जो है, जो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल, वो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में एक अकेले बंदे से ज्यादा कैपिटल लाने की क्षमता होती है। मतलब एक बंदा जितना कैपिटल ला सकता है वही अगर 3 जन जुड़ जाए और उसके साथ, तो वो भी जो है अपने जेब से, अपने ओन पॉकेट से जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस में ज्यादा कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी समझो कि आगे जाके इनका जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो भी बहुत 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 बढ़िया चलने लगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगे, तो फिर ये लोग भी क्या है ना, आखिर में ये लोग भी बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन का मेन मोटो क्या होता है? बिजनेसमैन का मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो आगे जाके ये लोग क्या सोचेंगे? एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे तो इनको और ढेर सारा कैपिटल का जो है रिक्वायरमेंट लगेगा, और ये जो बहुत ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा वो लोग कैसे मीट करेंगे? लोन लेंगे बैंक से, लेकिन बैंक से लोन ले लेकर भी कितना लेंगे, ठीक है ना। अगर ये लोग लोन को रीपे नहीं कर पाए, प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो फिर क्या हो जाएगा? बैंक जो है वो इनके पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके उनका जो लोन है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सब वसूल करेगा। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर फ्यूचर में लोन्स चुकाने के लिए
पैसे दे नहीं पाया, टाइम पे इंटरेस्ट भर नहीं पाया, टाइम पे प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर नहीं पाया, तो बैंक जो है इनके पार्टनर्स के जो है पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी जो है अपना लोन का अमाउंट वसूलेंगे। ठीक है, मतलब जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसीलिए ये लोग थोड़ा सा जो है डरेंगे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जो है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स जो होते हैं वो 50 होते हैं या, ठीक है। तो ये लोग जो है कितना कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, ये लोग कितना कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ तो कैपिटल के ऊपर लिमिटेशन होगी। लेकिन अगर बिजनेस को बहुत 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 ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वो कैपिटल जो है वो बिजनेस रेज नहीं कर पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म का। क्या लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म का कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मतलब कितना अमाउंट लेके आएगा ना, अगर उसको बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड करना है तो कुछ हद तक जो है वो एक्सपेंड कर सकता है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन उसके आगे भी अगर उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो वो कहां से पैसे लाएगा। ठीक है, और अगर बैंक से लोन लेने का सोचेगा तो फिर भी वो लोग पार्टनर्स जो है वो डरेंगे कि ज्यादा लोन कैसे हम ले, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकती है बैंक उस लायबिलिटी को वसूल करने के लिए। ठीक है ना, तो दूसरा लिमिटेशन इनका क्या है, इनका दूसरा लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसी 2 लिमिटेशंस के कारण जो है पार्टनरशिप फर्म एडिक्वेट कैपिटल जो है जनरेट नहीं कर सकता और कुछ हद तक जो है एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो इसी 2 लिमिटेशंस के कारण एक नीड अराइज हुई एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसे हम कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंपनी की एक अलग से पहचान होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो जो कंपनी की जो एसेट्स होती है वो कंपनी की होती है, कंपनी जो लायबिलिटीज अपने नाम पे लेंगी वो कंपनी की होती है, उनके ओनर्स की नहीं होती। मतलब कंपनी अलग और उसके जो ओनर्स है वो अलग। ठीक है, तो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी के कारण जो अनलिमिटेड लायबिलिटी की जो लिमिटेशन था पार्टनरशिप फर्म में वो कंपनी में नहीं होती, इसीलिए जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है और उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को गंवाने का डर नहीं होता। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत जो है महसूस हुई और इसीलिए ये न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इसमें अगर कैपिटल लाना हो तो कैपिटल कहां से ला सकते हैं? ओनर्स। तो ओनर्स क्या कर सकते हैं? ओनर्स खुद के पॉकेट से भी कैपिटल डाल सकते हैं और उनको ज्यादा ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप जैसे मुझ जैसे कॉमन पब्लिक के पास जाके बोल सकते हैं कि आप लोग हमारे कंपनी में थोड़ा सा कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करो और हमारे कंपनी के पार्ट शेयर होल्डर्स बन जाओ। पार्ट शेयर होल्डर्स बन जाओ मतलब आप लोग भी हमारे कंपनी के जो है मालिक बन जाओ। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कंपनी के टोटल कैपिटल में 10% कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी के टोटल प्रॉफिट में आपका भी जो हिस्सा है वो 10% प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा। मींस यू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कॉमन पब्लिक भी जो है कंपनी के शेयर्स खरीद के कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करके कंपनी का जो है एक पार्ट ओनर बन सकता है। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ठीक है ना, तो गौर से देखना उस वीडियो को और ध्यान देना कैसे एक बिजनेसमैन सोचता है और कैसे उसका जो टारगेट होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टारगेट होता है और हमेशा वो एक्सपेंशन के बारे में सोचता है। एक टारगेट अचीव करने के बाद दूसरा टारगेट वो अपने लिए सेट करता है। ठीक है, ध्यान से देखना उस वीडियो को। उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि शेयर्स इश्यू करके कंपनी को कैपिटल रेज करने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है ना, देर के लिए माफी चाहता हूँ। अरे छोड़ो ना यार, का भी कुछ ऐसा था। मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, पिछले 6 महीने का मुनाफा 3 गुना हो गया है, 300%। और गिलास का भाव छप्पर फाड़ कर गया। लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज तक शक्ति परिवार ने 18 घंटे काम किया है, आज के बाद हम 25 घंटे काम करेंगे। पूछो क्यों? क्यों क्यों पूछो? हाँ, क्योंकि आज के बाद शक्ति परिवार से ट्रेडिंग नहीं करेगी, केला सिल्क बनाएंगे हम।
फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं हम। अंग्रेजी मशीन से अंग्रेजी नाम का किला निकालेंगे, पॉलिएस्टर। गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं तू फैक्ट्री बनाने के सपने देख ले। जब तक सपने नहीं देखेगा तो इधर गांव में चढ़ा रहेगा तू। और जमीन भी देख ली है जिग्नेश भाई, आपके गांव के बिल्कुल पास 25 एकड़। संभल के चल, संभल के, इतनी जल्दी मत कर। अरे चलना कौन चाहता, मैं तो दौड़ना चाहता हूँ और तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूँ। हिलना मत, गिर जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बिजनेसमैन यानी कि गुरु भाई का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है, उनकी जो एम्बिशंस है वो बहुत बड़े हैं। वो अभी जो है एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं जिसके लिए उनको बहुत सारे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है, और उसके लिए वो किसी बैंक से लोन नहीं लेना चाहते। वो करना चाहते हैं पब्लिक इशू, यानी कि 10 रुपीज का शेयर इशू करके, 10 रुपीज का शेयर इशू करके जनरल पब्लिक को वो कैपिटल जो है वो रेज करना चाहते हैं, और जितना प्रॉफिट उनके कंपनी को होगा उतना ही जो है फायदा उनके शेयर होल्डर्स को होगा आगे चल के। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि बिजनेस को बहुत सारे कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को जो है इशू ऑफ शेयर करके अपना जो कैपिटल जो है वो रेज करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो कि आपको शेयर्स इशू करके कैपिटल क्यों रेज करना पड़ता है कंपनी को। चलो अभी थोड़ा सा थियरी पार्ट भी जो है हम रीड करते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ एक बार थियरी जो है वो रीड करते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो आपकी जो थियरी जो बुक में दी रहती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, खुद के पॉकेट से जो है सोल प्रोप्राइटर पैसा लेके आता है। ठीक है, सिमिलरली द पार्टनर्स ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। मैंने बताया था आपको, इन द केस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो अपन ने वीडियो में देखा, गुरु भाई क्या कर रहे हैं, शेयर इशू का प्लानिंग कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज साइज बिजनेस टू रिमूव द मेन डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये मेन डिफेक्ट्स क्या थे पार्टनरशिप के, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस को हटाने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो नीड महसूस हुई थी, और इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो आगे देखो वही लिखा है, इट वाज देयरफॉर फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक and to encourage the public to contribute capital. Here the principle of limited liability was adopted. ठीक है ना, फिर अभी आपने क्या देखा, अभी हमने देखा कि शेयर्स इशू करके जो है वो कैपिटल रेस किया जा सकता है। जनरल पब्लिक को हम शेयर्स इशू करेंगे और वो अपने को शेयर्स के बदले में क्या देगी, पैसा देगी। ठीक है ना, अभी देखते हैं ये शेयर कितने टाइप के होते हैं। अभी अपन क्या देखेंगे, शेयर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे अपन, टाइप्स ऑफ शेयर। तो देखना, फिर जानते हैं कि शेयर होता क्या है थियरी में। ठीक है ना, ये देखो, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, शेयर इज व्हाट, द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के टोटल कैपिटल में जो हिस्सा जनरल पब्लिक का होता है उसे हम कहते हैं शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, शेयर ऑफ द कंपनी। जैसे कि अगर मिस्टर पिंटू के पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के, 1 लाख। तो मिस्टर पिंटू के पास 10,000 शेयर है, कहना से इट इज अ 10% ऑफ द टोटल शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर पिंटू का पूरे कैपिटल में 10% का हिस्सा है यानी कि शेयरिंग है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द शेयर, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, व्हाट इज द शेयर कैपिटल, व्हाट इज द शेयर कैपिटल, अ कैपिटल रेज बाय
इश्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, ठीक है ना। देखो इधर नीचे लिखा है शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं, देखो कंपनीज एक्ट बोलती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। चलो कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एक है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या है प्रेफरेंस शेयर। पहले हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखो इधर वर्ड में देखो क्या है, प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस यानी क्या, प्रेफरेंस यानी प्रेफर्ड है ये शेयर। प्रेफर्ड मतलब इस शेयर के पास कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स है जो इसको जो है इक्विटी शेयर से काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। मतलब दिस शेयर हैज अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, दिस शेयर हैज अ प्रेफरेंस, दिस शेयर हैज अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, ठीक है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रेफरेंस होता है, देखो जब भी हम शेयर खरीदते हैं ना किसी कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो अभी जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना उनको मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो भी इनको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को लॉस हो तो भी इनको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना उनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता। अगर कंपनी का मन किया, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कंपनी का मन किया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो लोग जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको जो है डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। मतलब इनको क्या मिलता है, फिक्स्ड परसेंटेज या फिर रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और समझो कल को कंपनी बंद हो गई, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको सबसे लास्ट में, मतलब कंपनी की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है उनके पैसे रिटर्न दिए जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस मिलता है कि उनके जो पैसे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले इनके पैसे जो है वो पे किए जाएंगे, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग वाइंडिंग अप दे गेट अ प्रेफरेंस इन सेटलिंग ऑफ देयर लायबिलिटीज, ठीक है। तो इनको वाइंड अप जब होती है कंपनी तब इनको मिलता है प्रेफरेंस। वाइंड अप के टाइम दे गेट प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी, ये होते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर्स का टाइप कितना होता है, दो टाइप, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी, दे हैव सर्टेन राइट्स व्हिच आर मोर देन दैट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो इनको प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी शेयर के ऊपर, ठीक है। और इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे इनका पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं थियोरेटिकल फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच हैव राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, दे हैव अ राइट यानी कि क्या, preference, they have a preference with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company, ठीक है। ये प्रेफरेंस किसके ऊपर होता है, ये प्रेफरेंस होता है इक्विटी शेयर के ऊपर, ठीक है। तभी तो इनको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। Thus the preference shareholders enjoy preferential rights, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि कंपनी के लिए ये है फेवरेट चाइल्ड। क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के लिए फेवरेट चाइल्ड होता है। तो अगर आपको छोटा भाई या फिर छोटी बहन होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर में कैसे छोटा भाई या छोटी बहन को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर घर में अगर घर में सपोज अगर 3 चॉकलेट है तो 2 चॉकलेट जो है वो छोटे को दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो जो है मम्मी पापा का लाडला बच्चा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना वो कंपनी का लाडला बच्चा होता है, लाडला शेयर होल्डर होता है। तो दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट व्हाट, दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इनको क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जो भी लिखा है अपन ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना।
तो आप पूछोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? बहुत इजी, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूं, यही लिखा हुआ है। व्हाट इज अ इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर इज दैट शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। सर वापिस मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जाओ जाके टेक्स्ट बुक में देखो, यही डेफिनेशन दिया है। अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। ओ इतना इजी? हाँ देखो ना, टेक्स्ट बुक ही बोलता है कि a share which is not a preference share is an equity share. It means that if a shareholder is not entitled to fixed dividend or have a priority at the time of payment of capital at the time of winding up of the company, it will be treated as a equity share. यानी कि preference share के जो rights है, अगर वो rights किसी share holder को नहीं है, मतलब वो equity share है। तो what is an equity share? It is that share which is not a preference share. मस्त डेफिनेशन है ना? हाँ सर बहुत मस्त डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर ऑल प्रेफर्ड राइट्स हैव बीन सैटिस्फाइड। ऑल प्रेफरेंशियल राइट्स हैव बीन सैटिस्फाइड, मतलब सारे जिनको भी प्रेफरेंस होल्डर्स के जो भी राइट्स है उनको डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा अगर बचता है तो फिर इनको प्रॉफिट्स में है, इनको शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बियरर्स, they are the risk bearers and therefore they are the real owners of the company। ठीक है, तो अभी देखो कंपनी का ओनर कौन होता है? जो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो इक्विटी शेयर्स क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स बोलते हैं कि लाला रिस्क है तो इश्क है, तो इसीलिए ये लोग कौन है? ये लोग है द रियल रिस्क बियरर्स, द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना? They get dividend after payment of all expenses and dividend to the preference shareholders। मतलब सारे खर्चे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, किसी का लोन है तो उनको इंटरेस्ट पे कर दिया, तो सारे खर्चे प्रोवाइड करने के बाद जो अगर कुछ प्रॉफिट बचता है उसमें से शेयर मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। ठीक है, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आपको समझा टाइप्स ऑफ शेयर? एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स। व्हाट प्रेफरेंशियल राइट्स? दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ शेयर समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ शेयर में क्या था? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल? Share capital is nothing but the capital raised by a company by issue of shares to general public। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी इसके टाइप्स कितने होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। पहला होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देखो अभी अपन जो ये कैपिटल इशू कर रहे हैं ना, वो किससे कर रहे हैं? जनरल पब्लिक से इशू कर रहे हैं। मतलब कंपनी पब्लिक के पास जाके बोल रही है कि कंपनी बोल रही है कि पब्लिक प्लीज कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अवर कैपिटल। ठीक है, तो पब्लिक कितनी बड़ी है? 130 करोड़ की पब्लिक है अपने इंडिया में। तो 130 करोड़ के लोगों से कंपनी कितना शेयर कैपिटल रेस कर सकती है? सोचो, करोड़ों में बहुत सारे पैसे जो है रेस कर सकती है कंपनी। ठीक है, तो सच में इतने सारे पैसों की कंपनी को जरूरत है क्या? लाखों करोड़ रेस कर सकती है कंपनी, तो इतने सारे पैसों का कंपनी करेगी क्या? तो इसके लिए जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है ना, तब वो लोग क्या करते हैं? उनकी एक रूल बुक होती है, कंपनी की होती है रूल बुक। कंपनी की क्या होती है? रूल बुक, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी की रूल बुक का नाम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एमओए बोलेंगे। तो इस एमओए में लिखा होता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस करने वाली है, कौन सा बिजनेस करने वाली है, वो बिजनेस करने के लिए उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होने वाली है, वो इस रूल बुक में लिखा रहता है। और बहुत सारे रूल्स लिखे रहते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ना? और ये कब कंपनी, और ये एमओए जो है कंपनी को कब डिस्क्लोज करना पड़ता है या कब बताना पड़ता है?
ये कंपनी को जो है रेलेवेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्लोज करना पड़ता है और फाइल करना पड़ता है एमओए का एक कॉपी, ठीक है। जब वो जाती है ना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, तभी ये सब करना पड़ता है। और इसी एमओए में लिखा होता है कि कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकती है जनरल पब्लिक से बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो वो मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब उतना पैसा कंपनी ऑथोराइज्ड है पब्लिक से रेज करने के लिए, ठीक है। उससे ऊपर वो लोग रेज नहीं कर सकते। और अगर उनको करना हो तो एक लीगल प्रोसेस है जो फॉलो करने के बाद, वो लीगल प्रोसेस को कंप्लाई करने के बाद ही उस अमाउंट के ऊपर वो कैपिटल जो है पब्लिक से रेज कर सकती है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक अमाउंट होता है जो एमओए में लिखा होता है कि इससे ऊपर आप पब्लिक से जो है पैसे कैपिटल के फॉर्म में रेज नहीं कर सकते, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के एमओए में यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इट इज ऑथोराइज्ड टू रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक इज रुपीज 10 लाख। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है? एमओए में 10 लाख रुपया लिखा हुआ है। तो कंपनी जो है मैक्सिमम 10 लाख रुपया ही रेज कर सकती है पब्लिक से बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर वो इश्यू ऑफ शेयर्स से 1 रुपया भी ज्यादा रेज नहीं कर सकती। और अगर उनको करना हो तो एक लीगल प्रोसेस है जिसका उन्हें कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए ऑथोराइज शेयर कैपिटल? हाँ सर समझ गए। चलो थियरी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहां पे the authorized capital is the amount of a share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association। memorandum of association क्या होता है? ये होता है रूल बुक ऑफ द कंपनी। ये होता है रूल बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। फ्यूचर में बिजनेस को कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है उसका एक अंदाजा लेके ही ऑथोराइज कैपिटल जो है लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। द कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज बाय इश्यू ऑफ ए शेयर्स। द ऑथोराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अडॉप्टिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। तो समझ गए ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेज कर सकती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इससे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो लोग पब्लिक से नहीं मांग सकते। अगर उनको ज्यादा चाहिए हो तो वो लोग एक प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर फॉलो करके उसका कंप्लायंस करके ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? हाँ सर समझ गए। अभी जो अगला कैपिटल का टाइप है वो है इशूड कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट है आपका इशूड। इशूड कैपिटल। अभी सर ये इशूड कैपिटल क्या होता है? बता रहा हूं वो भी। ओके सर बताओ। देखो अभी कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू that amount of capital, maximum to maximum that amount of rupees as capital which is written in the MOA as a authorized share capital, ठीक है ना। मतलब 10 लाख तो मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन 10 लाख का 10 लाख एक ही बार में इशू करना ऐसा किधर लिखा है क्या? नहीं। मतलब 10 लाख तो मैक्सिमम लिमिट है ना, पर अभी कंपनी को सिर्फ 8 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो अभी कंपनी कितना इशू करेगी? 8 लाख रुपए इशू करेगी, ठीक है। सपोज 10 लाख का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 10 रुपीज का एक शेयर रखेगी और पैसे इनवाइट करेगी इससे पब्लिक से। तो 10 लाख का जो ये ऑथोराइज कैपिटल ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज का शेयर। मतलब टोटल शेयर्स कितने ये इशू कर सकती है? टोटल ये लोग कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं? 1 लाख शेयर्स जो है ये लोग इशू कर सकते हैं। 1 लाख शेयर्स ये लोग इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी को अभी
इतने सारे पैसे की, यानी कि 10 लाख रुपीस की जरूरत नहीं है, कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 8 लाख रुपए का। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अपन 1 लाख शेयर्स नहीं, अपन अभी सिर्फ 80,000 शेयर्स रेज करेंगे और 10 रुपए मांगेंगे, मतलब अपने को 8 लाख का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो व्हाट द कंपनी इज प्लानिंग टू डू नाउ, द कंपनी इज प्लानिंग टू इश्यू ओनली 80,000 शेयर्स, ओनली 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10। ठीक है, तो ये जो कंपनी सोच रही है कि अभी अपना रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 लाख रुपया का है, तो अपन 80,000 शेयर्स इशू करेंगे, 10 रुपया ईच, अपने को अपना 8 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो कंपनी सोच रही है वो विद इन द लिमिट है? 8 लाख रुपया क्या उनके मैक्सिमम लिमिट के अंदर है? हाँ, 8 लाख तो 10 लाख से कम है ना, तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर है। तो ये 8 लाख क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उनका इश्यूड कैपिटल। ठीक है, मतलब जो कंपनी एक्चुअली इश्यू कर रही है पब्लिक को कि इतने शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, 80,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, वो आप लोग खरीदो और हमको कैपिटल प्रोवाइड करो। ठीक है, मतलब द कैपिटल विच द कंपनी इज एक्चुअली इश्यूइंग, उसे हम कहेंगे इश्यूड कैपिटल। ठीक है ना, चलो एक बार रीड करते हैं। इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। If the company issue all its shares, issued capital would be equal to the amount of authorized capital. ठीक है, मतलब 10 लाख जो है अलाउड है रेस करना, 10 लाख इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अगर 1 लाख के 1 लाख शेयर्स इशू कर देगी कंपनी, मतलब क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है ना, जनरली कंपनी इशू सच नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ देयर इशू। तो अगर इशू के टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ 8 लाख रुपए का जरूरत है, इसीलिए वो कितना इशू करेंगे? 80,000 शेयर्स इशू करेंगे ऑफ रुपीज 10, जिससे उनको 8 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इशूड कैपिटल कितना हुआ? 8 लाख। ठीक है, और ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख, जो कहां लिखा है? कंपनी के एमओए में लिखा हुआ होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। मतलब वो कैपिटल जो अभी तक पब्लिक को इशू नहीं किया है, उसे हम कहेंगे क्या? अनइशूड कैपिटल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। तो अपने एग्जाम्पल में अनइशूड कैपिटल कितना होगा? अपने एग्जाम्पल में अनइशूड कैपिटल होगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख, बराबर ना? कैसे फाइंड आउट, क्या समझा ना? ऑथोराइज कैपिटल था कितना? 10 लाख। अपन को रिक्वायरमेंट कितना है? 8 लाख का। तो अपन ने इशू कितना किया? 8 लाख का। तो इशूड कैपिटल 8 लाख, ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख, तो अनइशूड कैपिटल कितना? 2 लाख रुपया। ठीक है, तो चलो इशूड कैपिटल अपन ने कवर कर लिया। तो अभी अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्या है आपका? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है वो भी बोलता हूं, रुको जरा। इशूड कैपिटल हो गया ना, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो थर्ड क्या नाम है इसका? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी देखो, कंपनी ने इशू कितना किया? कंपनी ने इशू किए 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स जो है कंपनी ने मार्केट में इशू किए ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, अभी कंपनी ने तो इशू कर दी 80,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने जो है 80,000 शेयर्स नहीं खरीदे। कितने खरीदे फिर? पब्लिक ने जो है सिर्फ 70,000 शेयर्स खरीदे, मतलब 10,000 जो शेयर्स है वो अनसोल्ड रह गए। ठीक है, मतलब पब्लिक ने कितना शेयर्स खरीदा? पब्लिक परचेस्ड ओनली 70,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब एक्चुअल में पब्लिक ने कितना खरीदा? कंपनी ने इशू किया 80,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने परचेस कितने किए? सिर्फ 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, मतलब कैपिटल कितना रेज हो पाया? 7 लाख रुपया। मतलब कंपनी को करना था 8 लाख, लेकिन रेस कितना वो कर पाई? 7 लाख रुपया। ठीक है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे कि पब्लिक ने 80,000 शेयर्स में से सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स को जो है सब्सक्राइब किया, बराबर? तो दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मींस द कैपिटल विच द कंपनी
issues is called as issued capital and the capital which the public subscribes for is called as the subscribed capital. ठीक है, तो 80,000 शेयर्स जो है कंपनी ने इशू किए थे, उसमें से पब्लिक ने सिर्फ 70,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो जो कैपिटल मतलब जो शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और उससे जो कैपिटल रेज हुआ है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो ये केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितना है आपका 7 लाख रुपीज. 7 लाख इज योर व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ठीक है ना, चलो रीड करते हैं एक बार. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल. देखो, इट इज दैट part of the issued capital which is actually subscribed यानी कि purchased by the public. When the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be the same as subscribed capital. अगर पब्लिक जो है 80,000 शेयर्स इशू किए थे, 80,000 के 80,000 पब्लिक खरीद लेती उतने सारे शेयर्स को, तो जो आपका इशूड कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर हो जाता. ठीक है ना. द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब्ड by the public is known as unsubscribed capital. जो कैपिटल पब्लिक ने जो परचेज नहीं किया उसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो अपने एग्जांपल में अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, 80,000 शेयर्स थे जिसमें से सिर्फ 70,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए. तो अनसब्सक्राइब कितना है 80 माइनस 70, दैट इज 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, यानी 1 लाख रुपए का जो है अपना अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है. ठीक है, तो समझ गया सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. आगे कौन सा कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल. आगे क्या है, नंबर 4 कॉल्ड अप कैपिटल. अभी देखो, ये जो कैपिटल रेजिंग का जो प्रोसेस होता है ना, मतलब जो कंपनी कैपिटल रेज करती है ना, वो एक साथ नहीं करती है, वो पार्ट पार्ट में करती है. जैसे कि अगर सपोज एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये पूरा का पूरा 10 रुपया एट वन गो नहीं लिया जाता. ठीक है, पार्ट पार्ट में लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टस इशू, मतलब जो शेयर इशू करने के टाइम पे जो प्रोसेस होती है ना, मैं वो बता रहा हूं. सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेगी. ठीक है, क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी. मैं प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस. प्रोस्पेक्टस नाम का जो है डॉक्यूमेंट सबसे पहले इशू करेगी कंपनी. अभी इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहेगा, इस प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा कि कंपनी के ये विचार है, कंपनी के जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रहेंगे, एम्बिशंस रहेंगे, वो इस प्रोस्पेक्टस में लिखे रहेंगे. ठीक है, और इसमें लिखा रहेगा कि कंपनी को कितना कैपिटल जो है वो इशू करना है, कितना कैपिटल जो है पब्लिक से रेज करना है. ठीक है, ये सब लिखा रहेगा. और इसमें लिखा रहेगा शेयर का, एक शेयर का प्राइस कितना है वो इसमें लिखा रहेगा. एक शेयर की प्राइस कितनी है वो लिखी रहेगी, और कितना शेयर्स ये लोग इशू कर रहे हैं वो इधर लिखा रहेगा. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें लिखे रहेंगे टू बी इशूड, और शेयर की प्राइस लेगी प्रोस्पेक्टस में. ठीक है, मतलब ये प्रोस्पेक्टस का ये इन्विटेशन है पब्लिक को कि आप लोग अप्लाई करो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो. ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग क्या इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप इनकी क्या होगी, सेकेंड स्टेप इनकी होगी पब्लिक जो है जिनको इंटरेस्ट होगा शेयर्स खरीदने में, वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर परचेज ऑफ शेयर. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज में ही क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिससे पब्लिक क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है. ठीक है, मतलब सेकेंड स्टेप क्या होगी, इश्यू ऑफ शेयर प्रोसेस की एप्लीकेशन. मतलब पब्लिक क्या करेगी, ये एप्लीकेशन के लिए भी ना कुछ एक पर्टिकुलर फी होगी. ठीक है, फी मतलब ये 10 रुपए का जो ये पूरा 10 रुपया रेस करना है, तो 10 रुपए में से हो सकता है कि कंपनी 2 रुपया जो है पहले मांग ले एज एप्लीकेशन मनी. ठीक है, मतलब पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में 10 रुपया मांगेगी शेयर होल्डर से, तो सबसे पहले 2 रुपया मांगेगी एज एप्लीकेशन मनी. ठीक है ना, तो अज्यूम करते हैं इन्होंने 2 रुपया मांगा एज एप्लीकेशन मनी, तो जो पब्लिक इंटरेस्टेड है शेयर खरीदने के लिए, वो 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी में सबमिट करेगी. ठीक है, मतलब
एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म पहले सबमिट होंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग करते हो ना, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो तो आप लोग क्या करते हो, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और कुछ 100 रुपीज की नॉमिनल फीस होती है वो डिपॉजिट करते हो, ठीक है। तो वैसे ही जो कंपनी है वो पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव करेगी, साथ ही साथ 2 रुपया एप्लीकेशन मनी भी जो है रिसीव करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। अब देखो, एप्लीकेशन तो ढेर सारे लोग कर सकते हैं ना, कंपनी को इशू कितने करने हैं, कंपनी को इशू करने हैं 80,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे आ सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास आए एप्लीकेशंस 90,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास उतने शेयर्स है क्या, नहीं है। कंपनी को इशू सिर्फ 80,000 करने हैं, पर एप्लीकेशन उनके पास 90,000 की आए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, उसमें से डिसाइड करेंगे कि अपने को 90,000 में से सिर्फ और सिर्फ 80,000 लोगों को जो है ये जो शेयर्स है वो अलॉट करने हैं। तो वो लोग कौन रहेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे, और 90,000 में से सिर्फ 80,000 शेयर्स जो है वो लोगों को अलॉट किए जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अलॉटमेंट का भी एक इंस्टॉलमेंट होता है। तो अज्यूम करते हैं 10 रुपए में से कंपनी ने 2 रुपया लिया एप्लीकेशन में, तो अभी 3 रुपया वो मांग रही है अलॉटमेंट में, ठीक है। 3 रुपया कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट में, तो ₹3 ये क्या है, अलॉटमेंट मनी है, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसको आप बोल सकते हो। तो ये क्या करेगी कंपनी, जिन शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इन शेयर होल्डर्स को शेयर्स हमारे अलॉट करेंगे, उसको लेटर सेंड करेगी, उसको लेटर सेंड करेगी। कौन सा लेटर सेंड करेगी, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो है उन शेयर होल्डर्स को सेंड किया जाएगा जिनको ये कंपनी ने अपने शेयर्स अलॉट करने का डिसाइड किया है। जैसे देखो, अगर आपने अप्लाई किया किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, आपका अभी कॉलेज में सीट्स है 300, ठीक है, बट कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, 400 बच्चों ने अप्लाई किया। तो अभी अलॉटमेंट कैसी की जाएगी, अलॉटमेंट किसी ना किसी बेसिस पे की जाएगी। 450 बच्चों को अलॉट करेंगे क्या सीट्स, नहीं, सिर्फ 300 बच्चों को लेंगे, बराबर कि नहीं। तो 300 बच्चों को क्या सेंड करेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेंगे, और आगे कितनी फीस भरनी है ना उसका एक नोटिस भी भेजेंगे। तो वैसे ही कंपनी करती है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स भेजती है और उनको इंटीमेट करती है कि आपको अलॉटमेंट के लिए 3 रुपया जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं करने हैं, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती कंपनी, उनको वो लेटर सेंड करती है, लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है। ऐसा मस्त में इंग्लिश लिख के भेजती है कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म दैट दिस टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर आवर शेयर्स, ठीक है। तो उनको लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करती है। तो अभी देखो 10 रुपए का शेयर था, अभी तक कंपनी ने कितने पैसे मांग लिए, 2 रुपया एप्लीकेशन में मांग लिया और 3 रुपया जो है अलॉटमेंट में मांग लिया, बचे कितने, 5 रुपीज। अभी अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी क्या करेगी ना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड शेयर होल्डर्स को कॉल्स करेंगे और कॉल्स करके रिमेनिंग मनी जो है वो रेस मतलब क्या करेंगे, मंगा लेंगे, ठीक है ना। अभी कितने भी कॉल्स कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अगर मतलब एक बार अगर बोला कि हाँ वापिस से हमें जो है 2 रुपया प्रोवाइड करो, तो ये हो गया फर्स्ट कॉल। फिर बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट वापिस से बोल सकते हैं कि नाउ प्रोवाइड अस विद द रिमेनिंग 3 रुपीज, तो इसे कहते हैं सेकेंड कॉल, ठीक है। तो ऐसे करके इंस्टॉलमेंट्स में जो है शेयर होल्डर्स से कंपनी जो है पैसे मांगेगी। देखो शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, लेकिन 10 रुपया एट ए टाइम मांगा क्या, नहीं, 2 रुपया मांगा एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपया मांगा अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर वापिस 2 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल के नाम पे, और फिर बाद में वापिस से कॉल किया और बोले कि अभी बचा हुआ 3 रुपया हमको दे दो, ठीक है। तो ऐसे कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का पेमेंट करने के लिए बोलती है, ठीक है। और वो इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है, फर्स्ट एक नाम है इनका एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, आगे कुछ ऐसा और इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाने हो तो थर्ड कॉल भी आ सकता है, और जो लास्ट कॉल होता है उसे हम कहते हैं फाइनल कॉल, ठीक है ना, फाइनल कॉल। अगर ये सेकेंड कॉल ही लास्ट कॉल है तो सेकेंड कॉल को बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
ठीक है। तो वैसे इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसे रेस करेंगे। अपने एग्जांपल में अलॉटमेंट एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा था, 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया और सेकंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया, टोटल कितना हो गया, 10 रुपया मांगा। ठीक है, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसे लेते हैं। इतना समझ गए? तो ये होता है अपने शेयर्स की इशू करने वाली प्रोसेस। ठीक है, तो अभी अपन थे कहां पे, तो हम लोग थे अपने टाइप्स ऑफ कैपिटल पे। कौन सा कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो अभी देखो शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, मतलब 10 रुपए का कैपिटल रेज करना है एक शेयर से। ठीक है, तो अभी कंपनी ने बोला कि हमें आप एप्लीकेशन मनी दे दो, मतलब ये जो एप्लीकेशन मनी है ना वो पे करो, और ये अलॉटमेंट मनी है ना वो पे करो। ठीक है, और बोला कि ये जो फर्स्ट कॉल है ना ये भी पे करो। मतलब कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से कितने पैसे मांगे, ये 3 रुपए अभी तक कंपनी ने मंगाया नहीं है। अभी तक कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं शेयर होल्डर से, ये 2 + 3 + 2, इतने पैसे अभी तक कंपनी ने बोले हैं देने को शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना, कितना होता है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, मतलब अभी तक सिर्फ 7 रुपीज जो है मांगा हुआ है कंपनी ने। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा है, 3 रुपए बैलेंस रखा है। कंपनी जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगा 3 रुपए भी शेयर होल्डर से मंगा लेगी। 10 रुपए का शेयर है, तो अभी तक उन्होंने कितना पैसा जो है शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए बोला है, सिर्फ 7 रुपया पे करने के लिए बोला है। मतलब जितना पैसा कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर को पे करने के लिए बोला है ना, उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, मतलब उतना पैसा जितना कंपनी मंगा रही है शेयर होल्डर से, उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। समझा? हाँ सर समझ गए। चलो थियोरेटिकली पढ़ते हैं। देखो, कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो एक्चुअली कंपनी बोलती है कि चलो अभी हमको लाके दो। ठीक है, पैसा। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इट कंसिडर्स सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग। कंपनी को अभी सिर्फ 10 रुपए में से 7 रुपए ही चाहिए, तो वो हर एक शेयर होल्डर से सिर्फ 7 रुपया ही मंगा रही है। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब 3 रुपए भी बाकी है ना अपने एग्जाम्पल में, तो उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल क्या है तुम्हारा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, अभी देखो कंपनी पैसे मांग किससे रही है, शेयर होल्डर से मांग रही है। ठीक है ना, शेयर होल्डर भी कौन है, इंसान है, बराबर। कंपनी ने शेयर होल्डर से 7 रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे, 7 रुपए मांगे, मतलब एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट में 3 रुपया मांगा और फर्स्ट कॉल के नाम पे 2 रुपया मांगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, मतलब कितने, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो उसमें से 2 शेयर होल्डर्स है। कितने शेयर होल्डर्स है, उसमें से 2 शेयर होल्डर्स है, एक का नाम है बबलू और दूसरे का नाम है डब्लू। क्या, 2 शेयर होल्डर्स है, एक का नाम है बबलू, दूसरे का नाम है डब्लू। तो अभी क्या हुआ ना, बबलू डब्लू जो है एक साथ बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और कंपनी का जो है उनको लेटर गया। लेटर क्या था, कॉल का लेटर था कि प्लीज पे अस द फर्स्ट कॉल फॉर ₹2। ठीक है, 2 रुपए का उन्होंने फर्स्ट कॉल रेज किया था और वो लोग शेयर होल्डर से मांग रहे थे। तो उसमें से जो 2 शेयर होल्डर्स है बबलू और डब्लू, वो पार्टी कर रहे थे, बबलू एंड डब्लू। ठीक है, तो बबलू ने डब्लू को बोला कि देख डब्लू, मुझे आया है लेटर कंपनी से, वो मुझसे 2 रुपया मांग रही है, फर्स्ट कॉल के नाम पे। ठीक है, तो कंपनी इज कॉलिंग मी टू पे ₹2 एज अ फर्स्ट कॉल। मैंने कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो अब कंपनी मुझे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का पे करने के लिए बुला रही है। तो डब्ल्यू ने उसे बोला बुलाती है पर जाने का नहीं। डब्ल्यू ने क्या बोला, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो अभी डब्ल्यू की बातों से बबलू जो है मोटिवेट हो गया। ठीक है, बबलू क्या हो गया, डब्ल्यू की बातों से मोटिवेट हो गया। उसने भी बोला चलो कंपनी मुझे बुला रही है पर मैं जाऊंगा नहीं। मतलब ये जो बबलू है ना, इसके पास 500 शेयर्स थे,
इसके पास 500 शेयर्स थे। 500 शेयर्स के ऊपर अगर 2 रुपया पकड़ोगे मतलब 1000 रुपया होता है। तो 1000 रुपया बबलू, कंपनी मांग रही थी कि बबलू मुझे 1000 रुपया लाके दे, लेकिन डब्लू की बातें सुन के बबलू गया नहीं पैसा देने के लिए, ठीक है ना। मतलब कंपनी ने कॉल किया पर बबलू ने 1000 रुपया कंपनी को नहीं दिया, ठीक है। मतलब कैन आई से द कंपनी इज कॉलिंग टू पे द मनी बट बबलू इज नॉट गोइंग, बराबर कि नहीं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना पैसा कंपनी कॉल करे उतना पैसा कंपनी को मिल जाएगा। पब्लिक को पे भी तो करना चाहिए ना। बबलू जैसे 2-3 जन मिल गए तो मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा ही नहीं, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल में से वो पैसा जो अभी तक नहीं आया है उसे हम कहेंगे अनपेड कैपिटल। उसे क्या कहेंगे? अनपेड कैपिटल, ठीक है। और जो पैसा मिल गया है उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल, उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब देखो टोटल जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो कितने इशू किए थे? टोटल शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 7000 शेयर्स जो है इशू किए थे। 7000 में से मतलब 7000 इशू किए थे, कितने 7000 शेयर्स पे उन्होंने कितना रुपया मांगा रहेगा? फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मांगा रहेगा, मतलब 14,000 रुपीज उन्होंने मांगे होंगे, ठीक है। इसमें से बबलू के पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। तो इसने कितना रुपया नहीं दिया? 1000 रुपया नहीं दिया, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? 14,000 था तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और कंपनी को एक्चुअल पैसे मिले कितने? बबलू का 1000 रुपया माइनस करके 13,000 रुपए ही मिले। तो कैन आई से दिस 13,000 बिकम्स द पेड अप कैपिटल? यस सर, यू कैन से लाइक दैट, पेड अप कैपिटल, ठीक है। और ये जो 1000 रुपया है ना, जो कंपनी ने कॉल किया था लेकिन बबलू ने पे नहीं किया, उसे हम कहेंगे अनपेड कैपिटल या फिर कॉल्स इन अरियर। क्या कहेंगे? कॉल्स इन अरियर, ठीक है। चलो थियोरेटिकली समझते हैं। पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल which has actually been paid by the shareholders, as it is likely that some shareholders like अपना बबलू may not pay all the amount demanded on their shares, ठीक है। पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया पैसा, उतना सारा का सारा पैसा पब्लिक ने पे कर दिया, तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो इक्वल हो जाएगा पेड अप कैपिटल से, ठीक है। लेकिन कुछ बबलू जैसे लोग निकले और उन्होंने पैसे पे नहीं किए, तो जो पेड अप कैपिटल है वो कॉल्ड अप कैपिटल से कम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेसर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, but it cannot be more than the called up capital. The difference between the called up capital and paid up capital is known as calls in arrears, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया। 1000 रुपीज क्या है अपना? कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है ना। सो ये अपन ने खत्म कर दिए है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने टाइप्स है बोलो? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सेकंड इशूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो अभी टाइप्स ऑफ कैपिटल समझने के बाद चलो अपन एक सम सॉल्व करते हैं, मतलब एग्जांपल देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल पे, ठीक है ना। मतलब ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा, सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, आपका इशूड कैपिटल कितना होगा, कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, पेड अप कैपिटल कितना होगा। चलो इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो रीड करो इस एग्जाम्पल को। अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs. Divided into 10,000 equity shares of ₹100 each, it issued to public 7,500 equity shares payable as 30 on application, 30 on allotment and balance on final call. Applications were received for 6,000 equity shares. The amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 equity shares did not pay allotment money. ये अपना बबलू रहेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो पहला अपना कौन सा टाइप है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तो कितना है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? देखो
यहाँ पे ऊपर दिया ना, अ कंपनी वॉज फाउंड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है इस कंपनी का? 10 लाख रुपया। ठीक है, ये रुपये का सिंबल डाल दिया मैंने। 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज कैसे आए? 10,000 शेयर्स है इनके। ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹100। तो ये मेरा आ गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा टाइप है? इशूड होता है। दूसरा कौन सा टाइप होता है? इशूड शेयर कैपिटल। तो इशू कितना किया है? देखो, इट इशूड टू पब्लिक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट इशूड टू पब्लिक 7,500 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अब इशू कितना किया है? 7,500 शेयर इशू किए हैं ना, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? तो 100 रुपये वैल्यू है। तो इशूड कैपिटल कितना होगा? 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपीज, दैट इज 7,50,000। तो 10 लाख में से 7,50,000 जो है वो इशूड कैपिटल है। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा होता है? सब्सक्राइब, मतलब इशू तो कंपनी ने कर दिया, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? ठीक है, वो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 7,500 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 6,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो अप्लाई किए। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कितना किया? 6,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। तो कहना इसे 6,000 इज माई शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। तो 6,000 इंटू वैल्यू पर शेयर वुड बी माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना आएगा? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख मेरा क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा। ठीक है, 6 लाख क्या आएगा? मेरा सब्सक्राइब कैपिटल आएगा। फिर फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या होता है? कॉल्ड अप, मतलब जितने पैसे कंपनी ने मंगाए उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना, तो शेयर्स कितने इशू हुए, सब्सक्राइब हुए? 6,000। ठीक है, कितने सब्सक्राइब हुए शेयर्स? 6,000। अभी 6,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी कितना पे करने बोल रही है उसके शेयर होल्डर्स को? देखो, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। नीचे लिखा है कि द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल एज ऑफ नाउ। ठीक है, मतलब अभी तक कंपनी ने ये 100 रुपीज में से कितने रुपीज मांगे हैं? 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन एप्लीकेशन, टोटल 60 रुपया मांगा है। तो कैन आई से द कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 60 रुपीज आउट ऑफ 100, बराबर। मतलब इनका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 6,000 इंटू 60। ठीक है, तो कितना होगा? 3,60,000। ये क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल होगा। ठीक है, अभी इसमें से जितने शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल इज व्हाट? पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो देखो इसमें अपना बबलू जैसा कोई तो निकला है, 1 शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी मतलब कितना पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा मांगा है? देखो 30 रुपीज मांगा है ना, मतलब इसने 30 रुपीज नहीं दिए अपने 500 शेयर्स के। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ? तो देखो, कॉल्ड अप कैपिटल है आपका 6,000। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है आपका? 6,000। तो 6,000 है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, इसमें से 500 शेयर्स जो होल्ड करता है बंदा, उसने पेमेंट नहीं किया है 30 रुपए का। ठीक है, तो मतलब आपके पास 5,500 शेयर्स के पैसे जो है वो आ गए होंगे, बराबर। हाँ सर, बराबर, समझ गए। तो इसने कितने पैसे पे नहीं किए? 500 शेयर्स जिसके पास थे उसके 30 रुपीज ऑन 500 शेयर्स पे नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब कितना होता है? 500 इंटू 30 कितना होता है? 15,000 रुपीज। मतलब इसने अपने हिस्से के 15,000 रुपए पे नहीं किए। कॉल्ड अप कितना है? 6,000 इंटू 60, यानी कि 3,60,000। 3,60,000 में से 15,000 रुपया कंपनी के पास नहीं आया, क्योंकि
एक शेयर होल्डर जो है वो बबलू जैसा निकला और उसने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट मनी का, ठीक है। सो कहना इसे कि कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे, 3,60,000 माइनस 50,000, कहने से कंपनी के पास 3,45,000 रुपीज आए होंगे। तो 3,45,000 रुपीज कहने से कि ये पब्लिक ने एक्चुअल में पे किया कंपनी को, बराबर। सो 3,45,000 इज नथिंग बट द पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ, 3,45,000, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना शेयर का इशू करने वाला प्रोसेस, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बस थियोरेटिकली रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, चलो रीड करो मेरे साथ। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर टू पब्लिक। फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द कंपनी टू इशू शेयर्स, ठीक है। पहले वो लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करेंगे, ठीक है। द कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। द प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाइज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, the face value of the share and the amount to be paid on application, allotment and calls, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर क्या आएगा, एप्लीकेशंस। तो सेकेंड स्टेप क्या है, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। The intending subscriber to the shares are required to send their application form together along with the application money by the specified date, ठीक है। The company makes its applications forms available to the public through its bank and brokers। अभी देखो इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है ना, वो MCQ यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, देखो अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी security or shares shall not be less than 5% of the nominal amount of the share or such percentage as may be specified by SEBI, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर 100 रुपीज का एक शेयर का वैल्यू है, 100 रुपीज का एक शेयर का वैल्यू है, 100 रुपीज का जो है एक शेयर का वैल्यू है, तो जो एप्लीकेशन पे जो पैसे मंगाएगी ना कंपनी, वो 5% ऑफ 100 से कम नहीं होना चाहिए। 5% ऑफ 100 कितना आता है, ₹5, ठीक है। मतलब इसको मिनिमम 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन मंगाना पड़ेगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना ऑन एप्लीकेशन, वो 5 रुपया मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये 5% वाला ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एप्लीकेशन के बाद क्या है, अलॉटमेंट, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट, ये एक बार आप रीड करो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना कि अलॉटमेंट मतलब क्या, एप्लीकेशंस रिसीव हुए, उसके बाद में क्या मिलेगा, अलॉटमेंट होगा, कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स, और जिन लोगों को शेयर्स मिले हैं, अलॉट किए हैं, उनको क्या सेंड करेगी, लेटर सेंड करेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो देखो लिखा हुआ है, अलॉटमेंट लेटर्स आर सेंड टू दोज हु आर अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, वाइल रिग्रेट लेटर, जिनको अलॉटमेंट शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, उनको क्या जाएगा, उनको रिग्रेट लेटर जाएगा। While regret letter is sent to those who have not allotted any share and their application money is refunded, ठीक है। उन्होंने अप्लाई किया था और एप्लीकेशन का अमाउंट भी पे किया था, लेकिन उनको शेयर्स जो है वो अलॉट नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों को रिग्रेट लेटर जाएगा और उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है ना। ऑन शेयर्स बीइंग अलॉटेड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डिमांडेड विच इज कॉल्ड एज द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। फिर लास्ट है कॉल्स ऑन शेयर। After receiving allotment, the company makes the call due, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट पे पैसे ले लिए, एप्लीकेशन पे पैसे पहले ही आ गए थे, तो अभी जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी जो है कॉल्स कर करके मंगाएगी, ठीक है। कॉल्स मतलब ये इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया है, ठीक है ना। अलॉटमेंट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगाएगी शेयर होल्डर से, उसे हम कहते हैं कॉल्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाया तो उसे कहेंगे फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद और एक मंगाया तो सेकेंड कॉल, एंड so on, ठीक है। If the calls are made, they are serially numbered, first call, second call and last call and so on, ठीक है। जो लास्ट कॉल रहेगा उसे हम कहते हैं फाइनल कॉल, ठीक है।
मतलब अगर सेकंड कॉल ही आपका लास्ट कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है, अपन बस ये थियोरेटिकली रीड कर रहे हैं। अ कॉल इज डिमांड बाय द कंपनी टू पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स, ठीक है, अदर देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एटलीस्ट 14 डेज। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। एटलीस्ट 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल, ठीक है। तो अपन ने इस चैप्टर का जो है बेसिक्स जो है वो जो थियोरेटिकल पार्ट है, बेसिक्स पार्ट है, वो अपन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना, ठीक है, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़े, मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम ओरिएंटेड अकाउंट्स लेक्चर अपलोड करता रहूं, ठीक है। थैंक यू गाइस।